हेलो एंड वेलकम। मैं शुभम शुक्ला प्रयागराज से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू प्रयागराज में। साथियों, आप लोग आई होप आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, कोरोना से महफूज होंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए साथियों, आज जैसा कि हमने वादा किया था कि 2 दिन थोड़ा निजी कारण के वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो इस वजह से आज हम लोग पेट के नए सिलेबस में जो 5 अंक का है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पे एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने चल रहे हैं। साथियों, जो ये टॉपिक है ये अपने आप में बेहद बेहतरीन टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे, चीज़ें देखेंगे बारीकी, इसमें लिखना बहुत कुछ नहीं है, बस कहानी समझना है कैसे राष्ट्रीय आंदोलन की स्टार्ट हुई, क्या कैसे हुआ। आइए हम लोग कहानी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये 3 नाम दिख रहे होंगे हमारे वाइट बोर्ड में, जिसका नाम पहले में एयो ह्यूम है, दूसरे में लॉर्ड वेडरबर्न है, तीसरे में लॉर्ड डफरिन है। तो एयो ह्यूम जो था वो स्कॉटलैंड का एक निवासी था। तो स्कॉटलैंड आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश का जो था वो उपनिवेश था। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत मजा आने वाला है। स्कॉटलैंड का जो निवासी था एयो ह्यूम जो था, ब्रिटिश जान रहे हैं कि वो उपनिवेश बनाया हुआ था स्कॉटलैंड को। तो इसने क्या किया कि एक परीक्षा होती थी आईसीएस जिसका नाम था भारत में, और एक मतलब सिविल सर्विसेज में जाने के लिए एक परीक्षा होती थी, तो उसको पास करके एयो ह्यूम जो है वो ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत आया था। ठीक, ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत आया, और साथ में इसने अपने लॉर्ड वेडनबर्न जो कि इसका जीवनकार था उसको भी साथ लेकर कब आया, भारत आया। और जब भारत आया तो उस समय जो यहाँ का वायसराय था, वायसराय वो लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, वायसराय ब्रिटिश अधिकारी कौन है? चूँकि टॉपिक ऐसा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमको आपको जब मैं पढ़ाऊँगा कि वायसराय, और जब आपको ब्रिटिश सल्तनत का इतिहास में पढ़ा रहूँगा तब उसमें चीज़ें बताऊँगा कि वायसराय क्या होता है। बस इतना जानिए कि सर्वोच्च होता था, कि भारत में जो शासन करे वही वायसराय था। बहुत से लोग जानते होंगे। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। तो एयो ह्यूम सबसे पहले इसके पास आया तो कहा कि सर, मैं नया ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत में आया हूं। तो एयो ह्यूम ने कहा आपका स्वागत है, आइए। तो इसने बताया कि सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मतलब मुझे आगे क्या करना है। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि देखो एयो ह्यूम, ये जो भारत के लोग हैं ना, ये इनके अंदर थोड़ा कम दिमाग है। ये धर्म और जाति के बंधन में बहुत बंधे हैं, बहुत ऐसे आडंबरों में बंधे हुए हैं। इनके आप दिमाग के साथ खेलिए। कहा वो कैसे साहब? कहा दिमाग के साथ इस तरह खेलिए कि इनके दिमाग पर आप प्रेशर डालिए, इनसे जितना धन आप लूट सकते हैं उतना धन लूटो, और तुम जितना धन मुझको लूट के दोगे तो उतना ही जल्दी तुमको मैं प्रमोशन करा के और आगे बढ़ा दूंगा। तो वो कहा कि अच्छा। तो शुरू में इसके बहकावे में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एयो ह्यूम था, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त भी था। चूँकि इसने पढ़ाई की थी और उपनिवेश भी था, तो इसने देखा था कि ब्रिटिश जो लोग थे वो कैसे अत्याचार करते थे। तो ये धीरे धीरे 2-3 साल तक यहाँ रहा। इसके लॉर्ड डफरिन की बात पर आया और बहुत सी भारत में लूट की। अब भारत में जब लूट की तो उस समय जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, अभी 1857 की क्रांति पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस उस समय जाने कि 1857 के विफल होने का सबसे बड़ा ये कारण था कि हमारे देश में एकता की कमी थी। हमारे देश में एकता की कमी थी, हमारे पास हथियार नहीं थे, थोड़ा बुद्धिमान भी कम लोग थे। तो सबसे प्रमुख जो कारण था वो था एकता की कमी थी। तो वो कहा कि इनमें फूट डालो, राजनीति करो, कई ऐसे टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतना इन शॉर्ट जानिए कि एकता की कमी थी। तो उस समय जो कुछ नेता हुआ करते थे, जो उस समय के नेता थे, जब एयो ह्यूम ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत आया, तो उस समय जो नेता हुआ करते थे वो थे एस.एन. बनर्जी। कौन नेता थे? एस.एन. बनर्जी नेता थे। आपके दादा भाई नौरोजी नेता थे। दादा भाई नौरोजी नेता थे। और भी थे, फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता थे।
अब इन तीनों ने क्या किया, जब देख लिया इसने अत्याचार बहुत करने लगा, ये ब्रिटिश अधिकारी बन के किसी के बेलगाम हो गया, लॉर्ड डफरिन लगातार इसको सहयोग दे रहा था, तो तीनों ने मिलकर इससे एक दिन एओ ह्यूम से मुलाकात की और इसको बहुत धिक्कारा। कहा कि एओ ह्यूम, तुम भारत में ब्रिटिश अधिकारी बन के आए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम भारत के गरीबों को लूट के क्या करोगे इतना धन? तुम कम से कम शर्म तो करो, पढ़े लिखे हो, अधिकारी बन के आए हो। तो ये बात साहब इसने, जब ये तीनों ने बोली, इसको बहुत धिक्कारा, तो इसने दिल पे ले लिया बात, और दिल पे ले लिया तो इसके इतना ज़्यादा वो हो गया, मतलब नर्वस हो गया, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मोह माया में बंध गया, कि तुरंत इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश अधिकारी पद था वो त्याग पत्र दे दिया। उसकी बात, चूंकि लोगों ने ऐसी बात कही कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने क्या किया, देश के लोगों की, जनता का, गरीब का पैसा लूट रहे हो, आज उनके पास दिमाग नहीं है ऐसा पैसे का, तुम क्या करोगे? अपने भाषा में इसको समझाया, तो इसने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र दे दिया तो ये बाकायदा एसी में बैठे थे साहब लॉर्ड डफरिन वायसराय, तो इनको तुरंत हलचल मची, करी ये तो मेरा जो तुरुप का इक्का था, जो पैसा कमा कमा के मुझको दे रहा था, इसने तो त्याग पत्र दे दिया। तो तुरंत एओ ह्यूम को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि क्यों जी, तुमने त्याग पत्र क्यों दे दिया? इतना अच्छा तो पैसा कमा रहे थे। कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे राष्ट्र हित करना है। कहे देखो, राष्ट्र हित के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और अगर मैं भी कहा कि तुम सर आप भी जो है भारत के लोगों को देखिए, आप सही बताइए, आप भी अगर खुददार होते तो क्या हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि नहीं यार, तुम तो सही कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, मैं भी नौकर हूं, अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तो कहा देखिए, आपको करना हो तो करिए, लेकिन मैंने त्यागपत्र मैं आपको दे रहा हूं। तो जब त्यागपत्र दे दिया तो इसने क्या किया, त्यागपत्र को इसको स्वीकार करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो देश भावना की है हमारे लोग के प्रति, तो एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, तो इसने क्या किया, एओ ह्यूम ने सबसे पहले कहा कि जो भारत में एकता की कमी है, जो 1857 का मेन विफल का कारण था, कहा सबसे पहले हम लोगों को एकता और संगठन पर बल देना चाहिए। इन तीनों नेताओं से फिर मिला, कहा कि वो कैसे? कहा कि साहब, जब एकता और संगठन पर बल देंगे तो हम खुद मजबूत होंगे, जब मजबूत होंगे तो हम अच्छे से इनका सामना कर सकेंगे, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं इनके पास संगठन है, इनके पास दिमाग है, और हम लोग उस चीज़ में विफल हैं। तो कहा तुम मेरा साथ वास्तव में दोगे? तो कहा बिल्कुल दूंगा, मैंने त्याग पत्र दे दिया, भी आपको भरोसा नहीं था? तो कहा कि ठीक है, तुम मेरा त्याग पत्र दो। तो इसने क्या किया, एओ ह्यूम ने सब उतनी टाइम जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय, चूंकि उतनी टाइम वही विश्वविद्यालय हुआ करता था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को इसने लोकहित नामक पत्रिका, किस पत्रिका से? लोकहित नामक पत्रिका के माध्यम से एक पत्र लिखा, और कहा कि मुझे संगठन की ज़रूरत है। तो इसकी बातों पर और भी पत्र में लिखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ देश के बारे में, पूरा बायोडाटा दिया कि ऐसे। तो इसकी जो सोच थी कि भाई ब्रिटिश अधिकारी हो के वास्तव में ये हमारा साथ दे रहा है तो हम क्यों ना दें। तो साहब हुआ क्या कि जब इसने लोकहित के माध्यम से कहा कि मुझे संगठन की ज़रूरत है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में और कुछ नेता को मिला के कुल 73 लोगों ने एक संगठन बनाया। क्या बनाया? एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम पड़ा INU। क्या नाम पड़ा? इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम पड़ा? इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसमें इन 73 लोगों में से इनके जो प्रमुख नेता थे वो एस.एन. बनर्जी थे। ये 73 लोग में एस.एन. बनर्जी भी इनके प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, तो ये प्रमुख नेता थे। तो अब ये था कि अब इसमें ये हुआ कि एक काम करते हैं, जब संगठन बन गया है तो एक जगह मीटिंग करते हैं, आगे का क्या प्लान होता है उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसने क्या किया साहब कि कहा कि ऐसा है, जितने भी 73 लोग आए हो उन सबको बुलाया और कहा कि पुणे में, कहाँ? पुणे में 1 मार्च 1983 को, कितने को? 1 मार्च 1983 को
पुणे में इसने एक आयोजन बुलाया, मतलब संगठन को बुलाया। तो संगठन को बुलाया तो किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। अब कहा कि उतनी टाइम क्या हुआ कि पुणे में जो है वो किसी किसी किताब में प्लेग मिलता है, किसी किसी किताब में हैजा मिलता है। तो हैजा और प्लेग के कारण जो है वो संगठन जो है वो सम्मिलित, जैसे अभी कोरोना है सब पे रोक लग गई कि भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है, तो इसके संगठन पे रोक लग गई। अब इसने क्या किया कि इसका जो पहला ही प्लान था वो नर्वस हो गया कि अब क्या करें। तो इसने फिर प्लान बनाया। जब धीरे धीरे प्लेग और हैजा समाप्त हुआ तो कहते हैं कि चलो पुणे में हैजा फैल रहा है, तो पुणे के महाराष्ट्र के ही एक शहर मुंबई में इसने क्या किया कि 28 दिसंबर का, ये डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को गोकुल 1850 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल, ये नाम नोट करते चलिएगा, संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, केवल आयोजन किया और केवल 72 लोग ही इस आयोजन में शामिल हुए। कितने लोग? और थे कितने? 73 लोग। अब कौन शामिल नहीं हुआ? जो एस.एन. बनर्जी थे, जो इनके मेन नेता थे, अब वही साहब शामिल नहीं हुए। अब कहोगे ये कौन सी कहानी है? तो ये एक नई कहानी है, ये पढ़ते हैं कौन सी कहानी है। तो जो इसने एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं हुए, तो क्यों शामिल नहीं हुआ ये इसको समझ लेता हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। एस.एन. बनर्जी जो प्रमुख नेता थे और पढ़े लिखे भी थे, उतने ही टाइम इसने इंडियन एसोसिएशन का थियोसॉफिकल एसोसिएशन का जो है इसी वर्ष अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्या चुन लिया गया था? अध्यक्ष। तो उसी के अध्यक्षता में ये व्यस्त थे, इस वजह से एस.एन. बनर्जी जो है वो मुंबई के ए.यू. ह्यूम ने जब 1885 में इसकी स्थापना की तो नहीं शामिल हो पाए। तो अब जब ये शामिल नहीं हो पाए तो उसमें उन 73 लोगों में भैया शामिल अब ये हुआ कि अध्यक्षता कौन करेगा? किसी न किसी को तो सम्मेलन की अध्यक्षता करनी होती है ना। तो अध्यक्षता में सबसे जो बूढ़े व्यक्ति थे उन संगठन में वो थे W.C. बनर्जी। तो उन्होंने क्या किया कि इस जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। इतना आप लोग समझ गए। अब कहानी देखिए क्या होता है कि जब W.C. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की तो इधर क्या हुआ था कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि सुनील नाथ एस.एन. बनर्जी तो आ नहीं पाए हैं, W. बनर्जी को अध्यक्षता करा रहे हैं, आप बताइए कि हम लोगों को आगे क्या करना है। 73 लोग इकट्ठा हो गए। तो कहा कुछ करना नहीं है हमको, हम लोग आज ये शपथ लेते हैं कि भारतवर्ष में प्रत्येक जगह अलग अलग वर्ष में अधिवेशन करके, मैं क्या कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, कि पूरे भारतवर्ष में मेन जगह मतलब अलग अलग शहरों में अधिवेशन के माध्यम से सब लोगों को एकत्रित करके लगातार संगठन बढ़ाने का काम किया जाएगा। और हर वर्ष उसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा जो कि उस अधिवेशन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। साहब अध्यक्षता कर रहे हैं उस अधिवेशन की कौन? हर वर्ष एक नया अध्यक्ष होगा जो कि उसकी अध्यक्षता करेगी, ऐसी शपथ लिया है। अब क्या था कि दादा भाई नौरोजी जो थे, जिसे ओल्ड यंग मैन भी कहा जाता है भारत का, तो दादा भाई नौरोजी ने अब उनको भी अध्यक्षता करने का समय मिला। तो अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो जब उनको मंच पे बुलाया गया कि आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप भी आइए, आप भी हमारे देश के लीडर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि अगर आप लोगों को, जो कि हमारे संगठन का नाम INU है, इंडियन नेशनल यूनियन है, मैं उस यूनियन का नाम जो है वो कांग्रेस करना चाहता हूँ। तो सब बड़ी जोर से हंसे, कहे भैया कांग्रेस करे चाहता है। तो उसमें कहा कि कांग्रेस क्यों करना चाह रहे हैं? तो कांग्रेस इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का जो अर्थ होता है साथियों, जो कांग्रेस का अर्थ होता है वो होता है शक्तिशाली
क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ जो होता है शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। क्या होता है? शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। आपको पता भी होगा कि अमेरिका की जो संसद का नाम है वो कांग्रेस ही है। तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका कहती है कि हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग हैं, तो इसीलिए उनके संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अब देखिए आज जो हमारी कांग्रेस वर्तमान में चल रही है वो कांग्रेस कैसे आई, इसका उदाहरण यही है कि शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह था जिस पे कांग्रेस नाम दिया गया। तो कहें बहुत बढ़िया, हम लोग शक्तिशाली हैं, सबके अंदर खूब जुनून हुआ। तब ये हुआ कि जो ये अधिवेशन में डिसाइड हो गया था कि हर वर्ष अध्यक्षता करेंगे, तो बहुत से अधिवेशन की अध्यक्षता हुई। 1939 तक अधिवेशन चले, जिसमें से बहुत सब हर वर्ष हुए, कुछ किसी कारणवश नहीं हो पाए। तो हमें सब अधिवेशन नहीं पढ़ने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी इस माध्यम से पूछे जाते हैं कि जो अधिवेशन हुआ वो किस सन में हुआ और स्थान क्या था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आइए हम लोग जो मेन 4-5 जो थे उस अधिवेशन में कुछ प्रमुख बातें भी हैं उसको भी देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? जिसको ना समझ में आए एक बार पुनः वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर लीजिएगा। आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं अभी, फिर अगली वीडियो में मैं कुछ बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अधिवेशन हैं 39 तक। इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे सन डालेंगे, ठीक, सन डालेंगे। सन के बाद डालेंगे स्थान डालेंगे, स्थान के बाद डालेंगे अध्यक्ष डालेंगे। क्या डालेंगे? अध्यक्ष डालेंगे। सन, स्थान और अध्यक्ष डालेंगे। अब सबसे पहले 1885 में हुआ, फिर 1886 में हुआ, 1887 में हुआ, 1888 में हुआ, फिर 89-90 के इम्पोर्टेंट नहीं है, 1896 में देख लेते हैं क्या हुआ, और फिर आपका 1896 में, फिर आपका 1906 में, 1907 में और 1911 में। यहाँ तक देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह है, वाइट बोर्ड में। तो जो स्थान सर्वाधिक जो भारत के अधिवेशन हुए थे, चूँकि कलकत्ता ही उस समय बहुत ही डेवलप था और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह की स्थापना भी हुई थी, तो इस वजह से कलकत्ता को ही मेन चुना जाता था। तो अगर क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में ये आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन किस जगह हुआ, तो आप क्या टिक लगाएंगे? कलकत्ता टिक लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ था। 1885 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, अरे मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, ये देख लेते हैं। 1885 में जो स्थान था वो था मुंबई। क्या स्थान था? हमने आपको बता ही दिया, मुंबई में स्थान हुई, और WC बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष बने। अब 1886 में जो स्थान था वो मद्रास था। क्या स्थान था? मद्रास था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बरियुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तैयब जी, नहीं सॉरी, बरियुद्दीन तैयब जी नहीं थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, मद्रास में ही हुआ, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस शब्द दिया। क्या शब्द दिया? दादा भाई नौरोजी। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और 1887 का जो अधिवेशन हुआ वो साहब ये 1886 का जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अब 1887 का जो अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे बरियुद्दीन तैयब जी। बरियुद्दीन तैयब जी कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तैयब जी। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की वो तो की जॉर्ज यूले ने। किसने की? 1896 में फिर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में फिर अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। 1911 में कलकत्ता में हुआ और 1906 में भी कलकत्ता में हुआ।
तो जॉर्ज बरियुद्दीन जो तैयब जी थे, ये थे प्रथम जो है वो मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। जॉर्ज यूले जो थे वो थे प्रथम विदेशी अध्यक्ष। जो जॉर्ज यूले थे वो थे साहब प्रथम विदेशी अध्यक्ष। अब जो कलकत्ता का अधिवेशन था, इसमें ये जो इसके अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। इसके फिर एक बार पुनः अध्यक्ष बने कौन? दादा भाई नौरोजी। इसके कौन अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी। और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसके बने राम बिहारी घोष। और जो कलकत्ता के हुआ वो पंडित बिशन नारायण थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण। अब इसमें कुछ कुछ है। अब रहमतुल्लाह सयानी में जो ये विशेष हुआ, क्या हुआ 1857 के कलकत्ता अधिवेशन में? इसमें सर्वप्रथम मतलब पहली बार जो है, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? ये सब इम्पोर्टेंट है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। जो 1906 का अधिवेशन था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द दिया गया। क्या शब्द दिया गया? स्वराज शब्द। ये सब स्वराज जो शब्द आए हैं इसी से हैं, स्वराज शब्द दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सूरत अधिवेशन था, कहानी यहीं से बदलती। सूरत अधिवेशन जो था वो, अब इसमें क्या था कि कुछ नेता ढेर बनने लगे थे। 1885 से 1907 का समय था, लगभग 15-22 साल हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि अलगाव होना जरूरी है। कोई भी संगठन सब बड़ा नेता बनना चाहते थे। तो क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल में, गरम दल जो कांग्रेस पार्टी थी वो गरम दल प्लस नरम दल में टूट गई। अब इसके गरम दल के नेता आप जान ही रहे होंगे, लाल बाल पाल थे। और बाकी सब इसमें नरम दल के नेता थे जो एकदम ठंडे रहते थे, वो नरम दल में थे। जो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे वो गरम दल में चले गए। तो इसमें कई, जब हम लोग कहानी पढ़ रहे होंगे, आगे भी जब टॉपिक आएगा तो उसमें देखेंगे कि गरम दल के नेता ने क्या देश में किया और नरम दल जो ठंडे रहते थे उन्होंने देश में क्या किया। तो थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे। तो पंडित बिशन नारायण के भैया अध्यक्षता में 1911 में क्या हुआ, तो इसको जान लेते हैं। तो ये पंडित बिशन नारायण की अध्यक्षता में हुआ कि सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रीय गान गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान, जनगण मन। जनगण मन। साथियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको फ़ोटो खींचना होगा वो अपने मोबाइल से, जैसा भी होगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आगे भी अधिवेशन बचे हुए हैं, आगे हम लोग भी इसकी अध्यक्षता कर मतलब देखेंगे कि किसने अध्यक्षता किया और इसके शासनकाल में अधिवेशन में क्या क्या बातें निकल के आई। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें आपको ना समझ में आई, अगर कहानी नहीं समझ में आ रही तो फिर से आप लोग, वैसे मैंने इतना ईजी वे में इसको बता दिया है कि कहानी आपको समझ में आएगी वो। और एक चीज़ मैं एयो ह्यूम के बारे में और बताना चाहूँगा कि जो एयो ह्यूम था, इसको एयो ह्यूम जो है था, वो जब उसने त्याग दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, तो त्याग पत्र देने के बाद जो है वो शिमला में रहने लगा था। कहाँ रहने लगा था? शिमला में जाकर रहने लगा था। तो इसी, जब शिमला में जाने को रहने लगा था, तो इसी एयो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला। तो ये जब त्याग पत्र दे दिया था अपने उससे, कि जब इसको फिरोज शाह मेहता और एस.एन. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने जब इसको खरी खोटी सुनाई थी, कहा था कि तुम इसको ये, तो त्याग पत्र जब दे दिया था और लाल डफरिन को, तो ये शिमला जाकर रहने लगा था। तो जब शिमला जाकर रहने लगा तो इसी को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है।
तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो और मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आगे भी हम लोग कल चर्चा करते हैं कि आगे के राष्ट्रीय आंदोलन, थोड़ा साथियों समय नहीं मिल पा रहा है, मैं भी किसी निजी कारण में व्यस्त हूँ, नहीं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करूंगा। और भी हमारा सेटअप का और भी टीचरों से बात चल रही है, जैसा भी होगा इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए, निरंतर आगे बढ़ाइए, जो मेरा वादा था वो पूरा होगा। साथियों एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ अभी एक से एक टीचर हैं जो अपने विषय में अभी इतनी सी कम उम्र में ही अच्छी नॉलेज रखते हैं और वो लगातार मेंस वगैरह भी दे रहे हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो साथियों स्टूडियो का भी काम चल रहा है और भी अभी तो टेम्परेरी व्यवस्था है, जब स्टूडियो वगैरह हमारा बनकर तैयार हो जाएगा आप लगातार ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो जानकारी आपको पसंद आए और भी दोस्तों को मित्रों को बताइए। तो कैसी लगी साथियों आपको दोस्ती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपकी रात शुभ हो।